Yes, friends, let's start rapid revision. AS9 revenue recognition plus RTPs, MTPs एंड जो बच्चे जनवरी 26 में एग्जाम देने वाले हैं, जी दोस्तों, आपके जनवरी 26 का आरटीपी भी पब्लिश हो गया, उसके क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लिए हैं। आराम से आप रैपिड रिवाइज भी कीजिए और आरटीपीज एमटीपीज भी इन वन वीडियो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। AS9 का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी 3 पॉइंट पे तो चैप्टर कंप्लीट है। बेटा AS9 आपको ये बताता है कि सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड के केस में रेवेन्यू कब दिखाएंगे। सो क्राइटेरिया फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। AS9 एक्सक्लूड करता है, एक्सक्लूजन, दैट इज AS9 नॉट एप्लीकेबल। कभी कभी पेपर सेटर आपको उल्लू बनाना चाहेंगे, ये पॉइंट्स दे देंगे और बोलेंगे AS9 के हिसाब से कैसे होगा, तो बोलना नो उल्लू बनाविंग। AS9 यहाँ नहीं लगता है। कौन कौन से सिचुएशन में? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए AS7 है। हायर परचेज और लीज एग्रीमेंट, इसके लिए AS19 है। गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडीज AS12 है। और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो ये याद रखना है दोस्तों, 4 सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, हायर परचेज, गवर्नमेंट ग्रांट एंड इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, इस सिचुएशन पे AS9 नहीं लगेगा। नाउ बेटा मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू का मतलब बेटा जो आप गुड्स बेचते हो या सर्विस देते हो, उससे जो भी ग्रॉस इन्फो मिलेगा, कैश, बैंक, डेटर्स या कोई भी एसेट्स, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। तो ध्यान देना बेटा, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल, अदर कंसिडरेशन फ्रॉम ordinary activities like sale of goods, services, interest, royalty, dividend. So इसके कारण जो भी कैश, रिसीवेबल, अदर कंसिडरेशन फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटी से मिल गया या मिलने वाला है, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। बट एक बात याद रखना दोस्तों, एजेंसी, अगर आपका किसी चीज का एजेंसी लिया हुआ है तो इस केस में आपका कमीशन ही आपका रेवेन्यू है, नॉट ग्रॉस इनफ्लो। सपोज आपने किसी टीचर का फ्रेंचाइजीज ले लिया है और अपने बच्चों से 100 रुपीज़ कलेक्ट किया और आपके पास रहेगा 40 और टीचर के पास जाएगा 60, तो आपका रेवेन्यू ओनली 40 होगा। 100 आपको मिला है बट 60 रुपीज़ तो आप टीचर को ही दे दोगे। सो 40, दैट इज, अगर एजेंसी रिलेशनशिप है तो कमीशन ही ग्रॉस इनफ्लो, इसे ध्यान रखना दोस्तों। रेवेन्यू का मीनिंग पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, रेवेन्यू में ये सारे आइटम्स नहीं आएंगे दोस्तों। गेन ऑन सेल या होल्डिंग ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स को रखते हैं, कोई एप्रिसिएशन हो गया बेचेंगे, प्रॉफिट हो गया, ये सब नहीं। अनरियलाइज गेन ऑन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स पे कोई अनरियलाइज गेन, फॉरेन एक्सचेंज गेन, गेन ऑन डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, अनरियलाइज गेन ऑन रीस्टेटमेंट, कोई भी प्रॉफिट लॉस, रियलाइज, अनरियलाइज, ये सब AS9 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। नाउ बेटा अब अपने चलेंगे सेल ऑफ गुड्स से किस सिचुएशन पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सेल ऑफ सर्विस पे, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, यही इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। बेटा गुड्स के केस में ध्यान रखना, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, सेलर के पास कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, एंड सर्टिनिटी ऑफ अमाउंट, सर्टिनिटी ऑफ कलेक्शन, ये बहुत सारे केस स्टडीज अपने करने वाले हैं। गुड्स में ये 3 ही कंडीशन है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, सेलर के पास कोई कंट्रोल नहीं, सर्टिनिटी ऑफ अमाउंट, सर्टिनिटी ऑफ कलेक्शन। सर्विस के केस में बेटा 2 मेथड है, एक प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ काम कंप्लीट हो गया उसका आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब, और साथ में सर्टिनिटी ऑफ अमाउंट, सर्टिनिटी ऑफ कलेक्शन होना ही पड़ेगा। सर्टिनिटी ऑफ अमाउंट, सर्टिनिटी ऑफ कलेक्शन तो सब जगह ही होना पड़ेगा, और प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है, कंप्लीटेड भी। इंटरेस्ट के केस में बड़ा सिंपल है, टाइम बेसिस एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट जिसको आपने लोन वगैरह दिया है तो ये देख लेना कि भैया उसका हालत वालत सही है क्या, सर्टिनिटी ऑफ कलेक्शन है कि नहीं। रॉयल्टी के केस में ऑन एक्रूअल एज पर एग्रीमेंट, एंड डिविडेंड के केस में तो बेटा हमेशा क्वेश्चन आता है, राइट टू रिसीव इज स्टेब्लिश्ड, डिविडेंड तभी अकाउंट्स में दिखाएंगे, राइट टू रिसीव इज स्टेब्लिश्ड, दैट इज डिक्लेरेशन बाय कंपनी।
हमेशा ऐसा होता है बेटा, 24-25 का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है 10 जून 25 को, डेट इज 25-26 को। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है डिविडेंड 24-25 का कंपनी ने डिक्लेयर किया 10 जून 26 को, कब दिखाए? तो ध्यान रखना, जब डिक्लेयर करेगा तब राइट टू रिसीव पेमेंट स्टेब्लिश डिक्लेयर करेगा, तो राइट टू रिसीव पेमेंट स्टेब्लिश 25-26 में इनकम दिखाएंगे, 24-25 पे नहीं। इस पे तो हमेशा ही क्वेश्चन देखने मिलता है, सर क्या होगा अगर सर्टेनिटी था, आपने क्रेडिट सेल दिखा दिया और सामने वाला पैसा नहीं देगा, अनसर्टेनिटी, तो प्रोविजन बना देंगे, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। मैंने आपको क्रेडिट में माल बेचा, रिस्क रिवार्ड ऑनरशिप ट्रांसफर, अमाउंट भी पता, मिलेगा भी, सब कुछ है, बट एक दो महीना बाद पैसा मांग रहे, आप डॉन बन के नहीं देंगे, जाओ क्या करेंगे? तो अनसर्टेनिटी हो गया, तो प्रोविजन बना देंगे और बोलेंगे भगवान उस डॉन के पास इतना पैसा दो कि किसी का पैसा ना मारे। तो इसको सेल्स चेंज नहीं करना, ध्यान रखना। एंड डिस्क्लोजर सर्कमस्टेंसेज व्हेन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इज पोस्टपोन्ड, जैसे मैंने अभी आपको माल भेज दिया, रिस्क रिवार्ड सब ट्रांसफर, बट पैसा मिलेगा कब मिलेगा कुछ सर्टेन नहीं हो रहा है, तो आज मैं रेवेन्यू नहीं दिखाऊंगा, तो वो नोट्स में डिस्क्लोज कर देंगे कि हमने किसी डॉन को माल बेचा है, डॉन से पैसा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, इसलिए रेवेन्यू नहीं दिखाया, तो डिस्क्लोज कर दो। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट, बट इसके साथ AS9 खत्म बेटा, AS9 लेस देन 9 मिनट्स में ही खत्म हो जाएगा। इस दो सिचुएशन पे रेवेन्यू नहीं माना जाता है, नॉट रेवेन्यू एज पर AS9। इंटर डिवीजन ट्रांसफर, आपकी कंपनी में एक डिपार्टमेंट ए है और एक डिपार्टमेंट बी है, ए से बी में, बी से ए में कोई सामान सर्विसेज जाता है, तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इंटर डिवीजन ट्रांसफर कहते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ये रेवेन्यू नहीं है, बिकॉज रिस्क रिवार्ड विद इन कंपनी है एंड कंसिडरेशन नहीं मिलता। नॉर्मली रिस्क एंड रिवार्ड विद इन कंपनी रहता है, इसलिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। नाउ बेटा कुछ स्पेशल सिचुएशन, गुड्स के केस में कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए और सर्विस के केस में कब। और उसके बाद पहले ही क्वेश्चन आरटीपी जनवरी 26 से हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी सोल्व करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी सोल्व करने के, डायरेक्ट इसी को छापना है, यहीं से आपका आंसर बनता है, और इसके पहले कंसेप्ट थे। सो बेटा, सेल ऑफ गुड्स, फर्स्ट सिचुएशन डिले डिलीवरी एट बायर रिक्वेस्ट, हमने माल रेडी कर दिया, बायर के रिक्वेस्ट पे डिलीवरी डिले कर दिया, तो आज ही हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। व्हेन गुड्स आर रेडी एंड कंट्रोल ट्रांसफर्ड, उसी समय गुड्स रेडी है, कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, तो हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। डिलीवरी पोस्टपोन किया, उससे कोई मतलब नहीं है। गुड्स डिलीवर्ड सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन, तो ऑन इंस्टॉलेशन पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, और इंस्टॉलेशन नॉर्मल है तो जब आपने उसको माल भेजा तभी दिखा सकते हैं सेल। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, बेटा ये तो एकदम हिट लिस्ट है, हमेशा ही आता है, जब आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, या आपको मैंने एक टाइम पीरियड दिया था कि 2 महीना के अंदर माल वापस कर देना या सेल कर देना, 2 महीना पार हो गया, वापस भी नहीं किया, सेल भी नहीं किया, तो अप्रूवल पीरियड एक्सपायर होने पे मैं सेल दिखा दूंगा, या उस एसेट्स को बेचने के लिए भेजा था, आप यूज करने लगे तो भी मैं सेल दिखा दूंगा। कंसाइनमेंट बेसिस पे मैंने आपको माल भेजा, आप जब कस्टमर्स को बेच देंगे तभी सेल दिखाएंगे। कंसाइनी सेल्स गुड्स टू थर्ड पार्टी, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सेल्स होता है, तो सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे इमीडिएटली। आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दो, 1 साल 2 साल 3 साल, रेवेन्यू इमीडिएटली दिखा देंगे, इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट ओवर द टाइम, 5 साल में आप पेमेंट करोगे तो 5 साल का इंटरेस्ट अलग से, और सेल्स रेवेन्यू इमीडिएटली। गारंटेड सेल्स डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट सब्सटेंस, दैट इज राइट ऑफ रिटर्न एक्सपायर, गुड्स आर सोल्ड, जब राइट ऑफ रिटर्न एक्सपायर और गुड्स सेल कर देंगे तब अपने सेल मानेंगे। गारंटेड सेल्स को ध्यान देखना। कैश ऑन डिलीवरी सेल, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, सीओडी होगा तो जब कैश मिलेगा। स्पेसिफिक ऑर्डर एंड शिपमेंट, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर वगैरह पे माल बनता है, गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी, कंट्रोल हैज बीन पास्ड। सेल एंड परचेज एग्रीमेंट, बेटा इस पे हमें से छोटे छोटे क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, और
एक अच्छा सा जनरल एंट्री बेस्ड भी क्वेश्चन है जो फर्स्ट टाइम सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स में आएगा, आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से देखना। सेल रीपर्चेज एग्रीमेंट पे मैं आपको सामान बेचता हूँ और फिर बाद में आपसे फिर खरीद लेता हूँ, तो ये सेल नहीं है बेटा, ये एक फाइनेंस का तरीका है फाइनेंस करने का। आज मेरे पास पैसा कम है तो मैं सेल कर देता हूँ, फिर बाद में पैसा ज़्यादा होगा तो आपसे वो सामान खरीद लूँगा। आप यहाँ पे आपको कमाई कर लोगे, गरीब का फायदा उठाओगे, सो आप फाइनेंसर है। एज 19 में भी मिलता है सेल एंड लीज बैक पे। इफ अरेंजमेंट इज फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन, ये फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन है। डू नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, ट्रीट एज लोन, इसको लोन ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू नहीं मानते। इस पे अपने एक छोटा सा क्वेश्चन भी करने वाले, जरूर से आखिरी तक कनेक्टेड रहना दोस्तों। सेल टू इंटरमीडिएट पार्टीज व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर्ड एंड इंटर पार्टी हैज कंट्रोल ओवर गुड्स। सब्सक्रिप्शन कोई ये जर्नल्स वगैरह का ओवर द टाइम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, ओवर द टाइम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। सेल्स विथ फाइनल पेमेंट ऑन डिलीवरी एंड रिसिप्ट ऑफ फाइनल पेमेंट। अब चलते हैं बेटा सर्विसेज के कुछ अच्छे अच्छे। इंस्टॉलेशन फी, जब कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलेशन फी में कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलेशन। एडवर्टाइजिंग कमीशन पे ध्यान देना, मीडिया कमीशन है तो एडवर्टाइजमेंट अपीयर पब्लिकली एंड एजेंसी इज नोटिफाइड। प्रोडक्शन कमीशन है, प्रोजेक्ट इज फाइनेंस, ये थोड़ा अच्छा से देखना। एडवर्टाइजमेंट कमीशन, मीडिया कमीशन है तो बेटा एड अपीयर्स जब पब्लिक को दिखेगा, और प्रोडक्शन कमीशन है तो प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड। इंश्योरेंस कमीशन व्हेन पॉलिसी स्टार्ट या रिन्यूअल डेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस कमीशन रेवेन्यू है, पॉलिसी स्टार्ट या पुराने पॉलिसी को रिन्यू के रिन्यूअल डेट। फाइनेंशियल सर्विस कमीशन, सर्विसेज आर परफॉर्म एंड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट शेड्यूल कुड बी पॉइंट इन टाइम, एक साथ भी हो सकता है और ओवर द पीरियड भी हो सकता है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। एडमिशन फी ऑन इवेंट, ऑन ऑकरेंस ऑफ इवेंट, जब इवेंट ऑकर होगा, कोई प्रोग्राम वगैरह देखने जा रहे हो उसका एडमिशन फी वगैरह दिए, तो जब इवेंट ऑकर होगा फॉर विच फी इज चार्ज। ट्यूशन फी ओवर द एकेडमिक इंस्ट्रक्शन पीरियड, आपने जो फी दिया इंस्ट्रक्शन पीरियड पे स्टेट लाइन बेसिस ही होता है। एंट्रेंस एंड मेंबरशिप फी पीरियड फॉर विच बेनिफिट प्रोवाइडेड। अपफ्रंट फी आर डेफर्ड एंड रिकॉग्नाइज ओवर सर्विस डिलीवरी, एक साथ एडवांस में एक साथ दे दिया तो ओवर द पीरियड उससे दिखाएंगे। बेटा अब हम लोग चलते हैं रैपिड रिवीजन पे, आरटीपीज एमटीपीज। जी हाँ दोस्तों, 2025 के सारे आरटीपीज एमटीपीज एंड जनवरी 26 के जो पब्लिश हुआ वो कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट पे रखना, ये आरटीपी है बेटा, इसको 2 बार मिल जाएगा आपको। एक तो वहां भी कवर किए थे, आरटीपी स्पेसिफिकली डिस्कस किए थे वहां भी, और यहाँ भी मिलेगा। चलिए बेटा दोबारा पढ़ते हैं। एडवाइस क्लास लिमिटेड on the recognition of revenue from the transaction of financial statement 31st March 25, RTP January 26, class limited well established real estate developer building engaged in residential commercial project, आप builder हो। in financial year 25 company purchase land situated prime location 225 करोड़ में जमीन खरीदा to develop high end residential complex within few months acquisition due to strategic decision to relocate resources to another project, take advantage of favorable condition, लैंड को बेच दिया। आपने लैंड खरीदा था बिल्डिंग बनाने के लिए, नाउ आपने लैंड को बेच दिया कुछ फेवरेबल प्राइस और कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन के कारण। द कंपनी मेंटेन अकाउंट्स एंड ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज ड्यूली कंप्लीटेड, इसे अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे। हम आप लैंड वगैरह बेचे तब तो हमारे लिए ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नहीं है, बट ये बिल्डर है, बिल्डर के लिए जमीन बेचना तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। तो बिल्डिंग बेचे तो भी AS9 रेवेन्यू और लैंड बेचे तो भी AS9 रेवेन्यू। Revenue is recognized in collection is certain and ordinary activities. Class limited is in the business of selling business property, selling land is a part of inventory. तो ये ordinary activities है, it's not extraordinary activities. तो इसको रेवेन्यू 360 करोड़ शुड बी रिकॉग्नाइज, सेल इज कंप्लीट, जब सेल कंप्लीट हुआ तब दिखा देंगे, बट इसका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है नेचर वैल्यू, एक सेपरेटली डिस्क्लोजर दे दे, बट AS9 ही रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं रहेगा। बेटा एमटीपी जनवरी 25 सितंबर 25 दोनों पे
indicate each case whether revenue is recognized and when it will be recognized. Revenue can be recognized and when, क्या revenue recognize कर सकते हैं और कब? बेटा ये शॉर्ट फॉर्म पे रखे हैं कि आपको एक बार रैपिड रिवीजन में जल्दी से दिमाग में सेट हो जाए और आप एग्जाम में रिकॉल करो, थोड़ा अच्छा से बना के लिखना। डिलीवरी डिलेड इट बाय रिक्वेस्ट बट टाइटल बिलिंग इज एक्सेप्टेड, अभी अभी पढ़े थे, रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज करने चाहिए। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इफ गुड्स आर आइडेंटिफाइड रेडी फॉर डिलीवरी रिस्क रिवॉर्ड पास, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? बिलिंग के समय एंड ट्रांसफर ऑफ टाइटल। इंस्टॉलमेंट सेल to sales value on the date of sale, interest proportionately over installment. Trade discount तो बेटा it's not a revenue deducted from sale. इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन अभी अभी बोला था बेटा, पॉलिसी जब शुरू होगा या रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी। एडवर्टाइजिंग कमीशन अभी अभी बोला था ऑन रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट और प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर ऑन ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड ऑन रीसेल इन केस ऑफ कंसाइनमेंट, जब डिस्ट्रीब्यूटर बेच देगा तब कंसाइनमेंट होगा। कंकरेंट रीपर्चेज एग्रीमेंट, ये बेटा रीपर्चेज एग्रीमेंट, आपने सामान बेचा फिर खरीदेंगे, इट्स फाइनेंसिंग नॉट रेवेन्यू, नो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। सेल टू एक्स मार्ट 11 मार्च को बेचा, डिलीवरी किया 12 अप्रैल को, डिलीवरी किया 12 अप्रैल को। इफ टाइटल बिलिंग इज डन, गुड्स रेडी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे 23-24 पे। नेक्स्ट बेटा दिसंबर 21 पे आया था और एमटीपी जनवरी 25। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रेवेन्यू केस यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस विद वैलिड रीजन अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। चलिए बेटा देखते हैं। ऑन 15 नवंबर गुड्स वर्थ 5 लाख वेर सोल्ड ऑन अप्रूवल। अप्रूवल बेसिस पे दो सिचुएशन था, अप्रूवल का टाइम पार हो गया या सेल कर देंगे, और एक बोल सकते कि आप उसको दूसरे पर्पज के लिए उसके सेल। द पीरियड ऑफ अप्रूवल 4 months आफ्टर विच दे आर कंसिडर्ड टू बी सोल्ड। 5 लाख का माल भेजा है 15 नवंबर को 4 months के लिए। बायर सेंड अप्रूवल 75% 31 जनवरी को, नो अप्रूवल रिसीव फॉर रिमेनिंग गुड्स टिल 31 मार्च। 15 नवंबर से दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 months तो पार ही हो गया, तो बेटा और उसने कोई अप्रूवल भी नहीं किया, वापस भी नहीं किया, तो आप उसको सेल दिखा देंगे पूरा। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अप्रूव और एक्ट्स इन द मैनर सिग्निफाई एक्सेप्टेड और पीरियड एक्सपायर्ड, हेंस 4 months पीरियड एक्सपायर्ड बाय 31 मार्च, पूरा 5 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। 75% तो करना ही था और 25% भी कर लेंगे। On 31st March, goods of 2,40,000 sold to Bright, but due to refurnishing of their showroom underway, on request delivered किया, तो बेटा 240 का अपने मार्च में ही दिखा देंगे। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, वो डीलर के रिक्वेस्ट पे डिले किया। रेनबो लिमिटेड सप्लाइड 6 लाख टू श्याम एंड कंकरेंटली रीपर्चेज। बेटा इंस्टीट्यूट के दिमाग में सेट हो गया सेल एंड रीपर इट्स नॉट अ रेवेन्यू, इट्स फाइनेंस है, इसे फाइनेंसिंग अरेंजमेंट बोलते, नॉट अ जेन्युइन सेल एंड नॉट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। बेटा इस पे एक जनरल बेस पे क्वेश्चन भी रखा हूं मैं, आरटीपी जनवरी 25 पे, थोड़ा देर बाद कवर करेंगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट सेट कर रहा है। डी लिमिटेड यूज सर्टेन रिसोर्सेज एसेट ऑफ रेनबो एंड रिसीव 7.5 लाख 12 लाख इंटरेस्ट रॉयल्टी। बेटा इंटरेस्ट टाइम अमाउंट आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी एज पर एग्रीमेंट एक्चुअल बेसिस पे, बहुत आसान है, टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे, रॉयल्टी एक्चुअल बेसिस पे, दोनों को अभी रिकॉग्नाइज कर लेंगे बेटा। 7.5 lakhs एंड 12 lakhs को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। 7.5 लाख इसका, 12 लाख को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। थोड़ा सा स्प्रिंट देख लेना। 25 दिसंबर गुड्स 4 लाख सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट बेसिस पे बेचते, जब आपका एजेंट कंसाइनी बेचेगा तब सेल दिखाना। 40% गुड्स वेयर लाइंग अनसोल्ड विद कंसाइनी 31 मार्च, तो 60% को सेल मान लेंगे। 2,40,000, बड़ा आसान था। अब बेटा आरटीपी सिमिलर क्वेश्चन आरटीपी में 25 में था। Given below information of paper product limited, you are required to advise paper product limited valid reason amount of revenue and also determine total revenue भी पूछा है। बेटा देखना total revenue भी पूछा है। यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन का थ्योरी लिखा गया है बेटा। क्वेश्चंस देखते हैं। गुड 60,000 सोल्ड 20 मार्च को, बट ऑन रिक्वेस्ट
तो बेटा मार्च में ही रेवेन्यू दिखा देंगे 60,000, ये तो एकदम इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। ऑन 15 जनवरी 1,50,000 सेम कंसाइनमेंट बेसिस 20% अनसोल्ड, तो बेटा 80% रेवेन्यू दिखा देंगे। 80% 1,20,000 वर्थ गुड सेंट ऑन अप्रूवल 1 दिसंबर को, पीरियड ऑफ अप्रूवल 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च। बायर सेंट 75% अप टू 31 जनवरी, नो अप्रूवल रिसीव, तो पूरा का पूरा सेल दिखा देंगे 1,20,000। 75% तो दिखाना ही था, बाकी का सब भी दिखा देंगे। अपार्ट फ्रॉम एबोव कंपनी मेड कैश सेल्स 7,80,000, ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते, रेवेन्यू नहीं है बेटा, सो 7,80,000 से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे 39,000, नेट रेवेन्यू 741, सबको जोड़ देंगे, टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। एंड बेटा नेक्स्ट चलते हैं P5, आराम से लास्ट में पढ़ते हैं, पहले P6 देख लेते, एक ही टाइप का सम है। RTP September 25, टोंग टेनर्स is engaged manufacturing leather shoes, they provide following information 24-25, अकाउंटेंट को हेल्प करना है रेवेन्यू पे। ऑन 31 दिसंबर शूज वर्थ 3 लाख सेंड टू मोहन, सेल और सेल ऑन कंसाइनमेंट 25% अनसोल्ड, तो 75% सेल्स दिखा देंगे दोस्तों। ऑन 10th जनवरी टोंग सप्लाई गुड्स 452 सानी शूज कंकरेंटली रीपरचेज, ये तो फाइनेंस अरेंजमेंट है, नो रेवेन्यू, हर एक जगह ये क्वेश्चन आ रहा है। सेल गुड्स टू सानी कंकरेंटली परचेज द सेम लेटर इन सब्सटेंस द ट्रांजेक्शन नॉट ट्रू सेल्स बट फाइनेंसिंग, कैश इनफ्लो कैनॉट बी ट्रीटेड रेवेन्यू, रिस्क एंड रिवॉर्ड नॉट ट्रांसफर देयरफॉर अमाउंट 4,50,000 विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। इस पे एक छोटा सा जर्नल एंट्री बेस भी क्वेश्चन करने वाले हैं। On 21st March, शूज गुड्स sent ड्यू टू रिफर्निशिंग ऑफ देयर शोरूम, तो बेटा सेल तो कर दिया बाद में, तो अभी पूरा 160 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, इस तरह से सभी आरटीपीज एमटीपीज का मिलेगा बेटा आप लोग को रैपिड रिवीजन। इनफैक्ट जीएसटी का भी अपने सब कुछ डाल दिए हैं। अब धीरे धीरे एडवांस अकाउंट्स के बाद कॉस्टिंग और एफएम का एक बहुत अच्छा रैपिड रिवीजन बनेगा। ओनली थ्योरी एंड फॉर्मूला का सिंगल वीडियो ऑल फुल एफएम कवर, सिंगल वीडियो पे फुल एफएम कवर हो जाएगा विद थ्योरी एंड फॉर्मूला। वो बहुत हेल्पफुल होगा बेटा एग्जाम डे के समय रिवीजन करने के लिए और इजीली कोई चैप्टर का फॉर्मूला रिकॉल करने के लिए। तो बेटा ये देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम होगा इफ इट कम्स इन एग्जाम। मिथ्या लिमिटेड इंटर एग्रीमेंट विद सत्या लिमिटेड फॉर सेल ऑफ गुड्स 8 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 8 लाख का माल 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो यानी 9.6 लाख पे बेचा। द सेल ट्रांजेक्शन टुक प्लेस February 1 को। ऑन द सेम डे सत्या लिमिटेड इंटर अनदर एग्रीमेंट विद मिथ्या टू रीसेल सेम गुड्स, फिर वही सामान हमने 8 लाख का सामान है 9.6 में बेचे और फिर परचेज भी कर लेंगे 10.8 पे सत्या लिमिटेड से। तो बेसिकली सत्या लिमिटेड हम लोग को 9.6 लाख फाइनेंस कर दे रहा है और फिर बाद में हम लोग उसको 10,80,000 दे देंगे, हमारे लिए कुछ इंटरेस्ट होगा। इसे नहीं देखना है बेटा, आपका सामान अभी बेच रहे हो फिर आ जाएगा, ये एज 19 में भी कवर होगा दोस्तों। लेकिन कब खरीदेंगे? 1 अगस्त को। तो बेसिकली 9.6 लाख में बेचकर 10.8 लाख में खरीदोगे तो फरवरी से अगस्त तक का फाइनेंस है। स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन फाइनेंस स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च, प्री डिटरमाइन रीसेलिंग प्राइस कवर होल्डिंग कॉस्ट एज गिव जर्नल एंट्रीज 31 मार्च को मिथ्या लिमिटेड। So beta in this case Mithya Limited concurrently agreed to purchase goods from Satya and also reselling the determined same. The transaction between Mithya and Satya Limited should be accounted financing. ये financing है बेटा, कितने सारे केस स्टडीज में पढ़े थे यहाँ भी। And then sale, the resulting cash flows 9.6 lakh cannot be considered revenue. इसको रेवेन्यू नहीं बोलते, एडवांस मान लेते, लोन मान लेते, बैंक टू एडवांस फ्रॉम सत्या 1 Feb को। और हम लोग 9.6 में बेचे हैं और 10.8 में खरीदेंगे, तो 10.8 माइनस 9.6, 10.8 माइनस 9.6 तो 1,20,000। ये बेसिकली फाइनेंस चार्जेस इंटरेस्ट समझ लेंगे कौन कौन सा मंथ का बेटा, फरवरी से अगस्त तक का, 1 अगस्त।
तो फरवरी 1 महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 मंथ्स का बेटा ये आप लोग समझ लेंगे फाइनेंस चार्ज है। तो इस साल बनेगा फरवरी प्लस मार्च का, तो इंटू 2 कर देंगे, 1.2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, सो 0.4 लैक्स। तो ये दिखा देंगे फाइनेंस चार्ज टू सत्या लिमिटेड 0.4। कैसे हुआ बेटा, 10.8 में आप खरीदोगे, 9.6 में बेचे थे, तो फाइनेंस चार्ज 1,20,000 हो गया 6 महीने का। 6 महीना मतलब 1 फेब से लेकर 31 जुलाई तक, और इस साल 2 महीना आएगा। तो फाइनेंस चार्ज टू सत्या लिमिटेड एंड फिर पीएल में ये चार्ज कर देंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम होगा इफ इट कम्स, तो आप लोग जरूर से पढ़ना। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कवर हो गए, सिर्फ डिविडेंड वाला क्वेश्चन कवर नहीं था, यहाँ पे उन लोग दिखाया नहीं। पर डिविडेंड याद रखना बेटा, 24-25 का डिविडेंड अंबानी जी 25-26 में देंगे, तो आप 25-26 में ही अपने इनकम में दिखाना, 24-25 पे नहीं, बिकॉज पेमेंट टू राइट टू रिसीव पेमेंट स्टेब्लिश 25-26 में। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। एंड नेक्स्ट एज आने वाला है 10-11, आज ही आपको बैक टू बैक मिलेगा। एंजॉय स्टडी।